तो अभी समझते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। इसमें सबसे पहले है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। इसमें पोर्टुगीज़ पहले आए थे 1498 में। वास्को ड गामा इसमें सबसे पहले आया था, वो पहुंचा था 17 में 1498 को। ये तीनों कैलिकट, कोचीन और कन्नौर उसका लैंडिंग स्टेशन था। सबसे पहले कोचीन था कैपिटल, उसके बाद फिर वो शिफ्ट हो गया गोवा में उसका कैपिटल। फर्स्ट गवर्नर था अल्फोंसो डे अल्बर्क्यू। ये 1503 से 1509 तक ये गवर्नर था फ्रॉम द पोर्टुगीज साइड। इसने गोवा को कैप्चर किया और रूलर ऑफ बीजापुर अप टू 1510। उसके बाद नीनो डा कुन्हो आता है। ये जो होता है, इसने कैपिटल शिफ्ट किया था फ्रॉम कोचीन टू गोवा एंड एक्वायर्ड दीव एंड बैसियन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। पोर्टुगीज़ के बाद फिर इंग्लिश आते हैं 1599 में। जॉन मिल्डन आता है, एक मर्चेंट जो कि सड़क रोड के लैंड रूट से आता है 1598 में 99 में। ये ट्रेड के पर्पज़ से आता है इंडिया। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ग्रुप ऑफ मर्चेंट होता है नोन एज मर्चेंट एडवेंचरर्स 1599। एंड इन 1600 उनको ग्रांट मिल गया बाय क्वीन एलिजाबेथ टू ट्रेड इन द एंटायर वेस्ट एंड ट्रैवल राइट्स। उसके बाद फिर 1608 में कैप्टन हॉकिंस को परमिशन मिल गया बाय जहांगीर कोर्ट टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत। फरमान जो था वो 1615 में मिल गया था। उसके बाद थॉमस रो आता है एज द एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन टू जहांगीर कोर्ट इन 1615 टू ऑब्टेन द परमिशन टू ट्रेड एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्री इन एम्पायर। फैक्ट्रीज कहाँ डाला था? जयपुर और आगरा में। जयपुर और आगरा में फैक्ट्रीज डाला था। उसके बाद आते हैं फ्रेंच लोग आते हैं 1614 में 1664 में। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म करते हैं इन कॉलबर्ट इन 1664। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फ्रांसिस कैरॉन इन 1667 और मसूलीपट्टनम में इन 1669। तो ये दोनों जो गवर्नर थे, लेन्योर और डुमास, इन्होंने 1720 और 42 के बीच में माहे इन मालाबार और यानम इन कोरोमंडल एंड कराईकलार इन तमिलनाडु को कैप्चर कर लिया था। जो कर्नाटिक वार्स थे वो गवर्नर ड्यूप्लिक्स के आने के बाद इंडिया में चालू हुए। एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट चालू हुआ, इसको ही कर्नाटिक वार्स बोलते हैं, रिजल्टिंग इन फाइनल डिफीट इन इंडिया। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट बैटल्स देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, एंग्लो मैसूर वार सॉरी। तो क्या था कि एक ट्रीपार्शिएट अलाइंस था बिटवीन द ब्रिटिश, निज़ाम एंड द मराठास। तो पहले इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश हार गए थे, डिफीट ऑफ ब्रिटिश हो गया था पहले इसमें। और पहले डिफीट के बाद क्या हुआ था कि ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था, साइन बाय हैदर अली एंड द अलाइज कंसिस्टिंग ऑफ कंपनी एंड द राजा ऑफ तंजौर एंड द मलाबार रूलर। ट्रीटी ऑफ मद्रास जो था 1769 में साइन हुआ था। उसके बाद आता है सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1782-84। जिसमें हैदर अली जॉइंट अटैक किया था अलॉन्ग विथ निज़ाम एंड द मराठास अगेंस्ट द कॉमन एनिमी इंग्लिश। ये 1780 से 84 तक लास्ट किया था, बट 1782 में ही डाइड एंड सक्सीडेड बाय सन टीपू सुल्तान। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में क्या होता है कि फिर टीपू सुल्तान लड़ता है और टायर्ड ऑफ वार ऑफ द बोथ साइड वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हो जाता है। बट दिस ट्रीटी डिसाइडेड दैट इंग्लिश वुड रिटर्न सेरिंगापट्टनम टू टीपू एंड टीपू वुड हैंड ओवर फोर्ट बडनूर। तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम जो था वो टीपू सुल्तान और इंग्लिश और उनके अलाइज के बीच में साइन हुआ था। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वार आता है 1799 में। तो टीपू क्या करता है कि फ्रेंच और जमान शाह ऑफ काबुल से मदद लेता है। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली था, तो उससे फिर मैसूर के ऊपर अटैक हो जाता है। द मेन आर्मी अंडर जनरल हैरिस सपोर्टेड बाय निज़ाम्स फोर्स अंडर वेलेस्ली अटैक्ड मैसूर फ्रॉम ईस्ट एंड बॉम्बे अनदर फ्रॉम बॉम्बे आर्मी। टीपू was first defeated by Bombay army and later on from General Harris at Mallavali और टीपू डाइड। तो टोटल टीपू सुल्तान मतलब मैसूर के साथ 4 वार्स होते हैं ब्रिटिशर्स के। सिराजुद्दौला जिसके बाद आता है पावर में 1756 में। इसके बाद कलकत्ता को अलीनगर रीनेम कर दिया जाता है। सिराजुद्दौला जो है लेटर्स लिखता है टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू डिमोलिश द स्ट्रक्चर्स एंड फोर्टिफिकेशंस और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अगेंस्ट हिम। उसके बाद फिर क्या होता है कि ब्रिटिश रिफ्यूज़ कर देते हैं और वो ये सब कासिम बाज़ार और कलकत्ता में फैक्ट्रीज को कैप्चर कर लेता है सिराजुद्दौला। उसके बाद 1757 में उसके आदमी लोग रॉबर्ट क्लाइव को अटैक कर देते हैं, सॉरी उनके ऊपर रॉबर्ट क्लाइव से अटैक हो जाता है। दिस फोर्स द नवाब टू कम टू एन अंडरस्टैंडिंग एंड एस्टैब्लिश पीस विथ इंग्लिश।
इसको ट्रीटी ऑफ अलीनगर बोलते हैं 1757 में। इससे स्टेटस को मेंटेन हो जाता है। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया था सब, और इंग्लिश सपोर्ट करेंगे, और एडिशनल इंग्लिश वेर ऑथराइज टू फोर्टिफाई कलकत्ता अगेंस्ट पॉसिबल फ्रेंच अटैक। उसके बाद बैटल ऑफ पलासी होता है, जिसमें चंदन नगर में क्या होता है कि ब्रिटिश ट्रीटी चंदन नगर में वायलेट हो जाता है। इससे सिराजुद्दौला प्रोटेस्ट करता है बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू फ्रेंच, और ब्रिटिश फिर कॉन्स्पिरेसी प्लान करते हैं। बैटल ऑफ पलासी टुक होता है 23 जून 1957 में। इसमें मीर जाफ़र और राय दुर्लभ ट्रेशरी करते हैं। उसके बाद सिराजुद्दौला वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय सन मीर जाफ़र। उसके बाद फिर मीर जाफ़र आ जाता है। मीर जाफ़र ग्रांटेड द राइट्स टू फ्री ट्रेड इन बंगाल और ओडिशा एंड जिम्मेदारी ऑफ 24 पैरागनास टू ब्रिटिश, और वो उनको पे भी करता है कंपनसेशन ऑफ इतना। उसके बाद वो ट्राई करता है डच से ब्रिटिश को रिप्लेस करने के लिए इन 1759, पर उसके बाद फिर मीर कासिम से इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। मीर कासिम उसके बाद आता है। ही ग्रांटेड जमींदारी राइट्स टू बर्डवान, मिडनापुर एंड चिटागोंग। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मोंगीर। He stopped misuse of dastaks to free passes and abolished all duties on internal trade against the British. उसके बाद फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम फाइट्स ब्रिटिश along with all allies Sirajuddaulah of Awadh and Shah Alam to 1764. This battle led to their defeat by the British forces under Hector Munro. उसके बाद आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसको ही सिपाही म्यूटिनी या फिर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो मार्च 29 1857 में मंगल पांडे 2 ऑफिसर्स को मार देते हैं, और 10 में 1857 में ये म्यूटिनी फिर से स्टार्ट हो जाता है। यहीं से चांट होता है मारो फिरंगी को। उसके बाद फिर मार्चिंग सोल्जर्स नेक्स्ट डे 11 मई को दिखते हैं दिल्ली में 10 मई के बाद, और इससे रिवॉल्ट हो जाता है। और फिर 82 ईयर ओल्ड बहादुर शाह सफ़र इनको हिंदुस्तान का एम्पायर डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो अलाई कर लेते हैं रिवॉल्ट विद द हेल्प ऑफ सिंधिया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड बेगम ऑफ भोपाल। इसमें जो नोटेबल थे वो थे मंगल पांडे, जिन्होंने 22 में आर्मी को ज्वाइन किया था। ये बैरकपुर में थे। उसके बाद फिर नाना साहिब एट कानपुर। द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय नाना साहिब, द अडॉप्टेड सन ऑफ मराठा पेशवा बाजीराव टू। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, जिनको मणिकर्णिका भी बोलते हैं, वो मैरिड टू राजा गंगाधर राव नेवलकर ऑफ महाराजा ऑफ झांसी एंड बिकेम द क्वीन ऑफ झांसी। उसके बाद है तात्या तोपे, जो कि नाना साहेब के क्लोज एसोसिएटेड थे और जनरल थे, और कुंवर सिंह जो बिहार से थे, और शाह महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह। अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट जो गवर्नर जनरल्स थे ऑफ इंडिया बिफोर 1885। इसमें पहला है रॉबर्ट क्लाइव। ही वाज गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग, इनके टाइम में स्टार्ट हुआ था। 1757 में फर्स्ट टाइम बने थे और 1765 में सेकेंड टाइम बने थे। ही स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल इन 1765। तो यही इनको एक कॉन्क्वरर ऑफ इंडिया बोलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ पलासी में हराया था 1757 में। डुअल गवर्नमेंट ये इसमें क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इकोनॉमिक और कलेक्शन मैटर्स हैंडल होते थे, और नवाब के पास एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी रूल्स। उसके बाद फिर वैरेन हेस्टिंग बनता है गवर्नर जनरल। ही एबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट इन 1772। तो रॉबर्ट क्लाइव तो गवर्नर था, लेकिन वैरेन हेस्टिंग जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। वैरेन हेस्टिंग ने क्वांटिनेशियल सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू किया था। इसमें क्या होता था कि एक कलेक्टर बनाया जाता था जो पैसा कलेक्ट करते थे। इससे ये रेवेन्यू कंसिस्टेंट हो जाता था, या फिर लैंड को ये कर देते थे, बेच देते थे। इसके बाद फिर कॉर्नवालिस आता है। कॉर्नवालिस फर्स्ट पर्सन है टू कोडिफाई द लॉज इन 1793। तो कॉर्नवालिस जो था उन्होंने क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। परमानेंट सेटलमेंट रूल इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें क्या होता था कि जो रेवेन्यूज थे वो फिक्स हो गए थे। ज़मींदार्स को कलेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। पीजेंट्स अपने ज़मीन पे काम कर सकते थे, लेकिन उनको रेवेन्यू देना पड़ेगा। कॉर्नवालिस को ही फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया बोलते थे। कॉर्नवालिस ने एंग्लो मैसूर वार लड़ा था, जिसमें टीपू सुल्तान को मारा गया था, डिफीट कर दिया गया था। इंग्लैंड जाने के बाद इसको टाइटल ऑफ मैर्क्यूज दिया गया था। उसके बाद फिर वेलेस्ली आता है। इसको बंगाल टाइगर बोलते हैं। खुद उसको डिस्क्राइब किया था उन्होंने, 1739 में आए थे वो।
वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस बनाया था। इसमें था कि मतलब किंगडम्स को एनेक्स करना बिना डायरेक्ट कंट्रोल में लाए हुए। इसमें उनको सोवरेनिटी सेक्रीफाइस करना पड़ता था और ब्रिटिश का प्रोटेक्शन एक्सेप्ट करना पड़ता था। वो सिर्फ नॉमिनल रूलर्स बन के रह जाते थे। इसमें क्या होता था कि ब्रिटिश आर्मी स्टेशन हो जाता था और जो भी ब्रिटिश ट्रूप्स थे उनका मेंटेनेंस का कॉस्ट भी किंगडम से ही वो राजा को ही देना पड़ता था किंगडम। उसके बाद फिर फॉरेन अफेयर्स जो था वो भी ब्रिटिश ही हैंडल करते थे उसके बाद। इसमें होता था कि जो किंगडम्स थे वो दूसरे फ्रेंच डच इनके साथ भी अलायंस नहीं बना सकते थे। वो अपना इंडिपेंडेंट आर्मी भी मेंटेन नहीं कर सकते थे। रूलर्स जो भी थे उनको एक ब्रिटिश रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव अपने कोर्ट में अपॉइंट करना पड़ता था जो उनके डायरेक्शन डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता था। उसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वो भी इसी टाइम पे बनी थी। इसने ट्रीटी ऑफ बेसेन और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी फाइट किया था। तो यहाँ पर सब्सिडरी लाइन्स जो है उसको एक्सप्लेन है। इसके बाद फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में रेवतवारी का सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है मद्रास प्रेसिडेंसी में बाय थॉमस मुनरो। और रेवतवारी में क्या होता है कि मिडल मैन नहीं होता है। इसमें मिडल मैन चला गया था रेवतवारी सिस्टम में, पर फिर उनको लोन लेना पड़ता था मनी लेंडर से। रेवतवारी सिस्टम जो है वो साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके बाद फिर ये महालवारी सिस्टम था, ये नॉर्थ इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था। इसमें क्या होता था कि विलेज हेडमैन सब टैक्स को कलेक्ट करते थे। तो महलवारी एक्चुअली बेंटिक ने ही इम्प्लीमेंट किया था विद द हेल्प ऑफ जेम्स थॉमसन, और रेवतवारी थॉमस मुनरो के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। बेंटिक जो था वो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। 1833 में उनको बनाया गया था। तो ऑर्डर में अगर देखेंगे तो सबसे पहले गवर्नर था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, और उसके बाद फिर यहाँ पे बेंटिक जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर हो गया। यहाँ पे बेंटिक को ही मोस्ट लिबरल और फादर ऑफ मॉडर्न एंड वेस्टर्न एजुकेशन बोलते हैं। इन्होंने सती को बैन कर दिया था 1829 में। इंग्लिश को कोर्ट लैंग्वेज बना गया था, हाँ, बट पर्शियन इन द लोअर कोर्ट। कोर्ट ऑफ अपील्स और सर्किट सेटअप को बैन कर दिया था जो कॉर्नवालिस ने चालू किया था। उसके बाद फिर डेलहाउजी आता है। डेलहाउजी ने यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो था उसको इम्प्लीमेंट किया था। सातारा, जैतपुर, संबलपुर, बाघाट और उदयपुर और झांसी और नागपुर में। डलहौजी ने ही यहाँ पे इंडिया में वुड्स डिस्पैच लाया था जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोलते हैं। इसमें ये चार्ल्स वुड्स ने प्रिपेयर किया था। डलहौजी के टाइम में फर्स्ट रेलवे लाइन बनाया गया था फ्रॉम 1853 में फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे एंड सेकेंड फ्रॉम कैलकाटा टू रानीगंज। उसके बाद इन्होंने टेलीग्राफ लाइंस बनाए थे फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा। हिंदू मैरिज एक्ट इन 1856 पास हुआ था। हिंदू पोस्ट ऑफिस एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1854। पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प भी सबसे पहले इन्हीं के टाइम पे आया था। ये यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे एट द एज ऑफ 36। तो डेलहाउजी के टाइम पे ये सब हुआ था। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में इस्टेब्लिश हुआ था इसके टाइम पे, और एक PWD भी बनाया गया था। ग्रैंड ट्रक रोड भी रिपेयर किया गया था। हार्बर्स भी बनाए गए थे। उसके बाद फिर लॉर्ड कैनिंग आता है। लॉर्ड कैनिंग जो था वो फर्स्ट यहाँ पे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है और फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बन जाता है। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर इंडिया का ये बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये फिर यहाँ पे आता है वाइसराय बन जाता है। एक गवर्नर जनरल जो है वो वाइसराय बन जाता है। तो उसके बाद फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी इसी टाइम पे होता है क्योंकि ये 1856 से 62 तक ये रहता है वाइसराय। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में फिर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था उसको हटा दिया गया था जो कि डलहौजी के टाइम पे चालू किया था। 1859 में इसको विड्रॉ कर लिया गया था। कैनिंग के ही सही समय में 3 यूनिवर्सिटीज़ आए थे 1857 में, कैलकाटा, बॉम्बे और इसमें। उसके बाद इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था 1859 to 60 में। तो इंडिगो रिवॉल्ट में उनको पहले लोन में डाल दिया गया था और उसके बाद फिर इंडिगो उगाने के लिए उनको प्रेशराइज किया जाता था। उसके बाद फिर बहादुर शाह जफ़र को भी इसी टाइम पे रंगून भेज दिया गया था कैनिंग्स के टाइम में। IPC और CRPC को इम्प्लीमेंट किया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। इनकम टैक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 1858 में। 1858 में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 को इनैक्ट किया गया था इस टाइम पे। इसके बाद डिस्कस करते हैं INC का।
आईएनसी का पहला सेशन 1885 में हुआ था, जिसमें 72 डेलीगेट्स अटेंड किए थे। और पहले 2 सेशन में, पहले 2 डिकेट्स में ये मॉडरेट था 1885 से 1905 में। उसके बाद फिर लाल बाल पाल इमर्ज हुए। इसके बाद बंगाल का डिवीज़न हुआ लॉर्ड कुर्जन के द्वारा अक्टूबर 16, 1905 में। ईस्ट बंगाल एंड आसाम आउट ऑफ रेस्ट ऑफ बंगाल को काटा गया था। तो ऐसा बना दिया गया था बंगाल को, बंगाल अलग, ईस्ट बंगाल अलग और आसाम अलग। तो बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। इसमें लाल बाल पाल, अरविंदो घोष भी थे। तो 1905 में जो बनारस सेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें उन्होंने स्वदेशी कॉल फर्स्ट लिया था। 1905 में ये गोखले ने इनको हेड किया था और सारे जो कपड़े थे और गुड्स थे उनको आग लगा दिया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था दिसंबर 1906 में। ये आगा खान के द्वारा, नवाब सैमुल्ला के द्वारा डेक्का में इसको गठन किया गया था इसका। तो इनका डिमांड था कि बंगाल का डिवीज़न को सपोर्ट किया है, स्वदेशी मूवमेंट को ये क्या अपोज और सेपरेट इलेक्टोरल कंसेशंस मांगे थे। 1906 का जो कांग्रेस सेशन था उसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल को डिक्लेयर कर दिया था। स्वराज इज़ लाइक दैट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ऐसा उन्होंने बोला था। उसके बाद फिर सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में। आईएनसी 2 ग्रुप में स्प्लिट हो गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। 1907 में तिलक लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल वेयर द मॉडरेट्स, और ये लोग एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट्स को जीके गोखले ने लीड किया था। उसके बाद आता है अलीपुर बॉम्ब केस। इसमें क्या होता है कि बॉम्ब फेंका जाता है टू किल द मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ऑफ मुजफ्फरनगर। 1908 में ये होता है। ये टास्क होता है खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी के द्वारा। इन्होंने व्हीकल पे बॉम्ब फेंका था 30 अप्रैल 1908 में। उसके बाद आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट दिया गया था, मतलब रीजन वाइज। इसमें मिंटो जो था वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया था और मॉर्ले जो था सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था। एसपी सिन्हा फर्स्ट मेंबर बने थे इससे ही कम्युनलिज्म का इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में। एज पर द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बाय इंट्रोड्यूसिंग द सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम्स, सो रिफॉर्म मुस्लिम कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट। ये डिवाइड एंड रूल का ही एक पॉलिसी था। इसके बाद फिर अराइवल ऑफ लॉर्ड हार्डिंगे होता है 1910 में। इसमें क्या होता है कि दिल्ली दरबार होता है 1911 का। तो दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। इसमें किंग जॉर्ज 5 थ्रोन में असेंड हुए थे। 1911 में ही पेड अ विजिट टू इंडिया। और दरबार जो था वो इसीलिए हुआ था कि कमोरेट द कोरोनेशन ऑफ किंग 5 एंड क्वीन मैरी एज एम्परर ऑफ एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। इसमें डिक्लेयर किया गया था कि कैपिटल ऑफ इंडिया विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, और ऑल्सो डिक्लेयर्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज कैंसल्ड। इसके बाद फिर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस होता है 1912 में। इसमें बॉम्ब फेंका जाता है रासबिहारी बोस के द्वारा, बट प्रूव नहीं होता है। हार्डिंग के ऊपर फेंका जाता है फ्रॉम चांदनी चौक, और इसमें महावत जो होता है ड्राइवर कीपर ऑफ एलिफेंट वो डेथ हो जाता है। इसके बाद फिर गदर पार्टी बनता है 1931 में। लाला हरदयाल, तरकनाथ दास और सोहन सिंह भगना और इसका सैन फ्रांसिस्को में उसका हेडक्वार्टर बन जाता है। होम रूल मूवमेंट उसके बाद आता है। बाल गंगाधर तिलक जब मैंडले जेल से निकल जाते हैं 1940 में, 1915 में वापस कांग्रेस में आते हैं। इंडियन होम रूल इन्होंने चालू कर दिया रहता है एट पुणे ऑन 28 अप्रैल 1916। और एनी बेसेंट भी आयरिश रिविलियन से इंस्पायर हो जाती है। इन्होंने 1916 सितंबर में होम रूल ज्वाइन कर लेते हैं। शी स्टार्टेड 2 न्यूज़पेपर, यंग इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। द लीडर लीग्स एडवोकेटेड पैसिव रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। इसके बाद फिर क्लेम्सफोर्ड 1916 में इंडिया में आ जाता है और नेक्स्ट वॉइस रॉय बन जाता है। इसके बाद आता है लखनऊ पैक्ट। इसमें क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आते हैं, वो पैक्ट साइन करते हैं। क्योंकि टर्की में विवाद हुआ था तो उसको भी वो लोग एक्नॉलेज कर लेते हैं कांग्रेस। अंबिका चरण मजूमदार इसमें ये होते हैं, हेड करते हैं कांग्रेस को।
कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट और बोथ ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर द कंट्री। उसके बाद फिर मोन्टैग डिक्लेरेशन आता है, इसको अगस्त ऑफर भी बोलते हैं, अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। ये एक लैंडमार्क स्टेटमेंट था, ये सेल्फ रूल के कंटेक्स्ट में था। इसमें था कि इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर्ड ग्रेजुअली टू द इंडियन पीपल। दिस वाज रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम एग्जीक्यूटेड इन लखनऊ पैक्ट। इसके बाद आता है चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917। तो इसमें क्या कि महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी का ये पहला जो सत्याग्रह था यही था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के बाद फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। चंपारण वाला 1917 में हुआ था और खेड़ा 1918 में हुआ था। खेड़ा में एपिडेमिक हुआ था जिससे 17,000 पीपल डेथ हो गया था, प्लेग फैल गया था, कोलेरा भी ब्रोकआउट हो गया था। जो रिवॉल्ट था वो अगेंस्ट द टैक्सेस भी था। गवर्नमेंट का था कि टैक्सेस नहीं देंगे तो प्रॉपर्टी सीज कर दिया जाएगा। इसी से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल मतलब इमर्ज हुए थे। इसके बाद आता है रोवलेट एक्ट। रोवलेट एक्ट जो था इसमें था कि पुलिस को गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर्स थी टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन फॉर 2 years, मैक्सिमम 2 years विदाउट एनी ट्रायल। रोवलेट एक्ट आया था 1919 में। उसके बाद फिर डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का अरेस्ट से क्या था कि लोग प्रॉब्लम इसमें थे, तो जलियांवाला बाग हो जाता है अप्रैल 13, 1919 में। डायर फायर करता है लोगों के ऊपर ऑन द ईव ऑफ बैसाखी। डॉक्टर सर शंकरन नायर रिज़ाइन कर देते हैं फ्रॉम वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हंटर कमीशन अपॉइंट हुआ था इसमें। उसके बाद फिर सरदार उधम सिंह 13 मार्च 1940 में मार देते हैं डायर को। और हंटर कमीशन का फिर रिपोर्ट भी आता है। उसके बाद फिर खिलाफत मूवमेंट होता है 1919 से 1920 में। इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली इसको लीड करते हैं। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है 1922। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो फर्स्ट मास मूवमेंट था लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये सब हुआ करता था। टाइटल्स को सरेंडर कर दिया गया था, कोर्ट्स को बायकॉट कर दिया गया था और गुड्स को जला दिया गया था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी बायकॉट कर दिया गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 1922 में डिस्कार्ड कर दिया गया था क्योंकि चौरा चौरी इंसिडेंट हो गया था इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत प्रोसेसन इंड्यूल्ड इन द वायलेंस, जिसमें पुलिसमैन किल्ड हो गए थे। इसके बाद स्वराज पार्टी आता है 1923 में। स्वराज पार्टी में CR दास, मोतीलाल नेहरू आते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू अपना गया सेशन का प्लान को फॉर स्ट्रेटजी को डिस्प्ले करते हैं। इस चेंज को वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, C राजगोपालाचारी अपोज करते हैं। तो ये जो अपोज होता है इसी की वजह से CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। इसके बाद जॉन साइमन के एडवाइजरी में एक कमीशन आता है 1927 में। तो ये डेमोक्रेसी को रिफॉर्म के लिए आता है। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता है। तो इसी में लाला लाजपत राय शहीद हो जाते हैं लाहौर में। ये 7 मेंबर टीम होता है और इसमें कोई भी इंडियन नहीं होता है। ये 1928 में ये इंडिया आते हैं।